Hello everyone, welcome to our channel. Today I'm going to take your session about Order 16 and 16A. तो अभी तक हमने टिल ऑर्डर 15 अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सिविल प्रोसीजर कोड का। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 बात करता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, जब हमारा हियरिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद जब विटनेसेस की अटेंडेंस की ज़रूरत है या उनको हम बुलाना है तो उनको समन कैसे भेजे जाते हैं एंड हाउ देयर अटेंडेंस इज डन। सो लेट्स से रूल 1 ऑफ ऑर्डर 16 क्या कहता है दैट विद इन 15 डेज और एनी डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट of framing of issues by court, the parties have to provide a list of witnesses they want to call to give evidence or to provide document। ठीक है, विद इन 15 डेज जब आपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर ली है, मतलब कोर्ट ने जब इश्यूज को फ्रेम कर लिया है, तो विद इन 15 डेज के अंदर पार्टी को अपने सारे विटनेसेस की एक लिस्ट बना के देनी है जिनको वो बुलाना चाहते हैं और एविडेंस जो देंगे। एग्जाम्पल मान के चलिए, लाइक आई वॉन्ट टू कॉल मिस्टर ए, दैट इज विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय that witness will produce a document. Then I will call Mr. B who will give evidence of this and this. आफ्टर लिस्ट क्या होता है, पर्पज ऑफ विटनेस इज गिवन इन द एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा है मिस्टर ए एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, मिस्टर बी एक एविडेंस देंगे, तो ये सब क्या है, उनके पर्पस बताए गए हैं। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट विल गिव परमिशन नाउ टू कॉल योर विटनेस ऑल्सो हुज नेम इज नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट। अगर आप किसी का नाम नहीं लिखा है तो भी आप उसको बुला सकते हैं। देन समन कैन ऑल्सो बी गिवन डायरेक्टली बाय द पार्टी। नो रूल ऑफ कोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ही उनको दे, जैसे दस्ती समन है आप उनको बाय हैंड दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि समन की जरूरत है देन यू कैन ऑल्सो गिव समन टू योर विटनेस। राइट, रूल 1 ए बात करता है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन। ठीक है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था ना, कोर्ट विल गिव परमिशन टू कॉल इवन द विटनेसेस हुज नेम आर नॉट mentioned in the list, therefore that also you can produce। after rule 2 says expenses, जितने भी sufficient expenses होंगे witnesses को बुलाने के, like they shall be borne by that respective party, जो भी उनको बुला रहा है। so rule 2 बात करता है expenses की। okay, who is calling them before sending the summon within 7 days। if any party calling any expert for their help, मतलब राइटिंग किसी को प्रूव करवानी है, किसी की हैंड राइटिंग, किसी का ब्लड टेस्ट होगा, ये सब चीजें, if you want to call any expert then their expenses also to be paid by that party only, जो उनको बुलाना चाहते हैं। expenses to be directly paid to the witness। ठीक है, जो भी ऐसे बात चीजें होंगी जिसमें आपने उनको समन भेजा वहां पर आपको डायरेक्टली विटनेस को ये एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। ओके, कमिंग टू रूल 3, सम पेड टू कोर्ट shall be paid to witnesses by court at the time of issuing the summon only। जब आप उनको समन भेज रहे हैं साथ ही एक्सपेंसेस भी भेजेंगे। अगर किसी पार्टी ने वो एक्सपेंसेस कोर्ट में जमा करवाए हैं तो कोर्ट उनको समन के साथ भेज देगी, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो नाउ डेज क्या होता है, आफ्टर जब विटनेस कोर्ट में आ जाते हैं जो भी उनका खर्चा लगा है वो तुरंत तब पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, सच सम इज देन पेड। कमिंग टू रूल 4, रूल 4 सेज इफ इनसफिशिएंट सम इज पेड, अगर आपने सफिशिएंट सम नहीं पे किया है, इट टॉकिंग अबाउट इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंट सम, तो तब क्या होगा, देन कोर्ट विल नॉट इशू समन अंटिल द पार्टी पेज सफिशिएंट समन। जब तक सफिशिएंट सम नहीं पे करेगी कोर्ट समन इशू करेगी ही नहीं। इफ नोट, तब भी नहीं आप दे रहे हो, इफ नॉट स्टिल पेड देन प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टी, पार्टी की जो भी प्रॉपर्टी है ज्यादातर मूवेबल, इज अटैच्ड और समन इज डिस्चार्ज द विटनेस एंड दे विल नॉट कॉल देम, विटनेस को बुलाएंगे ही नहीं। ठीक है, सो एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस आर डिटेन्ड फॉर मोर देन 1 डे, लाइक स्ट्राइक हो गई है या कोई रोडवेज जैम हो गया, देन इन सच सिचुएशन कोर्ट विल डायरेक्ट क्या करेगी, पार्टी को पे करेगी फर्दर चार्जेस, बोलेगी कि आप फर्दर चार्जेस पे कीजिए एंड सेल द प्रॉपर्टी टू पे द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अगर किसी डे की वजह से डिले हो गया है। कमिंग टू रूल 5, रूल 5 कहता है पर्पस ऑफ समन, पर्पस ऑफ समन टू बी इशूड, टाइम एंड प्लेस भी मेंशन करना पड़ेगा समन में कि आप कब किसे क्यों बुलाना चाह रहे हैं। ओके, रूल 6,
the person to whom summon is issued to produce documents that can be produced by himself or by any person on his behalf. अगर आपने किसी विटनेस को बुलाना है, सपोज कीजिए आप ए को बुलाना चाहते हैं क्योंकि ए वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें जरूरी नहीं है ए आके ही उस डॉक्यूमेंट को दे, ऐसा नहीं है, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ, उस ए के पर्सन पे, लाइक कोई ए का बेटा आ जाता है और उस डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट में आ जाता है, ये लीजिए जी, तो ये भी हो सकता है। ओके, रूल 7, देन एंड देयर राइट नाउ, so court can ask anyone in the court to produce document at the that moment only। तो रूल 7 में एक चीज और बोली गई है कि जरूरी नहीं है कि आप प्री प्लान डिसाइड होता है कि वो पर्सन आके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, लाइक इफ एनी डॉक्यूमेंट इज इन योर पॉकेट, कोर्ट कैन आस्क यू राइट देयर टू प्रोड्यूस इट एट दैट मोमेंट ओनली। ओके, 7A बात करता है किस चीज की, समन गिवन टू अ पार्टी टू सर्व टू द विटनेस बाय कोर्ट इज गिव डायरेक्टली टू द विटनेस। मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टी चाहती है कि समन विटनेस को जाए तो वो डायरेक्टली विटनेस को भेजा जाता है। देन द पार्टी विल गिव टू विटनेस दैट समन एंड इफ सच विटनेस रिफ्यूज टू टेक, कोई पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट, बाय चांस इफ पार्टी गिव्स समन टू विटनेस, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो विटनेस लेने से मना कर रहा है और रिफ्यूजिंग टू गिव सिग्नेचर आफ्टर टेकिंग समन और टू whom not reached, then court will reissue such summon, ठीक है, through officer। then next is if summon is given to the party, no such expenses of serving officer will be paid, कोई ऐसा इसका कोई expenses नहीं है। रूल 8 बात करता है समन हाउ सर्व्ड, कैसे समन भेजे जाते हैं। तो देखिए जैसे हमने ऑर्डर 5 में किया था ना, जब डिफेंडेंट्स को समन भेजे जाते हैं प्लेन, तो वही सेम रूल्स आपके रूल 8 में बोले गए हैं। रूल 16 के रूल 8 ऑर्डर 5 से मिलता जुलता वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे। रूल 9 कहता है टाइम फॉर सर्विंग द समन, सफिशिएंट टाइम आपको देना है टू विटनेस टू प्रेजेंट इन द कोर्ट। Rule 10, if witness fail to comply with the summon or not attend the court, then court क्या करती है, will call any serving officer whether he has served or not the summon। serving officer को बुलाएगी, क्या तुमने witness तक समन पहुंचाए थे या नहीं। where court thinks such evidence or witness is material, हाँ उसका होना बहुत जरूरी है, important है, court has the power to issue proclamation, उसको proclamation issue कर देगी to witness and paste such copy on his house and court also, ठीक है। बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है टू विटनेस और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया रूल है। रूल 10 कहता है कि अगर विटनेस नॉट अटेंड द कोर्ट, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है, अगर इफ इट इज वेरी मटेरियल इट कैन proclamation issue proclamation or paste such copy in the house or can issue bailable or non bailable warrant or attach his property। but if there is a small cause court, small causes court भी होती हैं, they have no power of such attachment of property, ये याद रखने की चीज है। rule 11, if witness appears attachment of the property may be withdrawn, ठीक है, अगर विटनेस इस चीज के बाद आ जाता है कोर्ट में तो उस अटैचमेंट को वापस कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है विद लॉफुल एक्सरसाइज और रीजन फॉर सच नॉन अपीयरेंस एंड ऑर्डर हिम टू पे ऑल सच वेस्टेज कोर्ट। आप रीजन दीजिए कि आप क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहे थे कोर्ट में, आपको बार बार बुलाया जा रहा था और अब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं आपकी वजह से जो पैसे वेस्ट हुए उनको पे कीजिए। ऑल राइट, रूल 12 बात करता है इफ विटनेस स्टिल फेल टू अपीयर or if appears not satisfied then court may charge upon him up to ₹500 तक का चार्ज उस पर लगा देगी अगर वो कोर्ट में फिर भी नहीं आ रहा है या वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है। ओके, इफ द कोर्ट नॉट इशूड प्रोक्लेमेशन या वारंट और अटैचमेंट कैन ऑल्सो चार्ज फॉर ₹500, अगर कोर्ट ने ये चीजें नहीं लगाई है तभी भी चार्ज कर लेगी। राइट, रूल 13 कहता है मोड ऑफ अटैचमेंट, कैसे विटनेस की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। दैट प्रोसेस इज गिवन इन एग्जीक्यूशन, जब हम ऑर्डर 21 करेंगे वो सेम है किससे रिलेटेड, रूल 13 से, कि हाउ द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड। देन रूल 14, कोर्ट में स्यूमोटो इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अदर देन विटनेस में एग्जामिन अदर पर्सन लाइक स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर है, जरूरी नहीं है कि जिनके नाम लिस्ट में उन्हीं को ही कोर्ट एग्जामिन करे, कोर्ट खुद से भी किसी को एग्जामिन कर सकती है।
रूल 16 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रूल 16 बात करता है व्हेन विटनेस इज कॉल्ड एंड अटेंडिंग द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, he shall attend each hearing until the suit is disposed of and ask him security for assurance of attending every hearing। उससे श्योरिटी ली जाती है कि तुम्हें हर हियरिंग पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा जब तक कि सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ श्योरिटी। देन रूल 18, वेयर विटनेस एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड मीन्स या अरेस्ट हो जाना, इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन द कोर्ट, देन कोर्ट विल गिव हिम रीजनेबल बेल दे देगी एंड आस्क हिम फॉर सिक्योरिटी कि जाइए अब इस सिक्योरिटी दे दीजिए और जाइए अपना एविडेंस कलेक्ट कर कर लाइए अगर वो पहले से ही जेल में है। रूल 19 कहता है नो विटनेस अनलेस रिजाइड इन द लोकल लिमिट, लोकल लिमिट कितनी 100 मीटर की लिमिट्स है, अगर ऐसा कोई विटनेस है जो इस लिमिट में नहीं रहता है और ही इज लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम और कैन नॉट ऑर्डर हिम टू अटेंड पर्सनली अनलेस द पार्टी इज रेडी टू पे और रेडी टू बियर देयर चार्जेस, लाइक एयर टिकट्स या ट्रेन टिकट्स उनकी बियर करने के लिए तैयार है तो ही विटनेस आएगा वरना नहीं आएगा। ओके, रूल 20 कहता है इफ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और एविडेंस देन कोर्ट में पास जजमेंट अगेंस्ट दैट पार्टी, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस ऐसे प्रोड्यूस करने से मना कर देता है तो हो सकता है उसी पार्टी के अगेंस्ट भी जजमेंट आ जाएगी। ऑल राइट, देन हम बात करेंगे बच्चे रूल 16A। 16A बात करता है इफ एनी विटनेस इज इन जेल, अगर कोई विटनेस किसमें है, इज इन जेल, तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर होगा। देखिए फर्स्ट है रूल 16A का रूल 1 कहता है इफ पर्सन इज अरेस्टेड एंड ही इज इन जेल और इन पुलिस कस्टडी और एनीवन डिटेन्ड इन एनी प्लेस, लाइक कोई सी शेल्टर होम में है कहीं पर है, देन कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिटेन ऑफिसर, सॉरी डिटेंशन ऑफिसर को ऑर्डर कर देंगी टू प्रोड्यूस दैट पर्सन इन द कोर्ट, इट विल इशू वारंट और समन टू दैट ऑफिसर provided if distance of the prison जो है वो more than 25 किलोमीटर है then no such order of can not be passed। okay, ऐसा कोई order issue नहीं होगा। and under rule 7 it will issue a commission to go there, कमीशन या कोई मतलब ऑफिसर की एक कमेटी होती है, 2-3 लोग होते हैं जिसमें वो खुद जाएंगे वहां जेल में टू गो देयर एंड दे विल क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर ओनली। विटनेस को वहां से नहीं बुलाया जाएगा, कब नहीं बुलाया जाएगा, जब जेल या प्रिजन जो है मोर देन 25 किलोमीटर अवे है। ओके, इफ कमीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट देन इन दैट केस इट विल टेल द प्रिजन ऑफिसर टू ब्रिंग सच विटनेस इन द जेल। पहले वहां पर ही एग्जामिन किया जाएगा, अगर वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है तब वहां के ऑफिसर्स को बोला जाएगा कि इसको कोर्ट में लेके आइए। रूल 3 कहता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच थिंग विल बी बियर्ड बाय द पार्टी रिस्पेक्टिवली, जिस पार्टी ने उस विटनेस का नाम दिया वही बियर करेगी, ऑब्वियसली बात है ये। रूल 4 कहता है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैंने अभी ये बताया है जिसमें कमीशन खुद जाता है जेल में उनसे पूछताछ करता है, तो अगर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को ऐसे एक्सक्लूड किया है कि इन लोगों के पास नहीं जा सकते हो then court will not issue such summon, like ट्रिपल वॉर का कोई केस है, कोई वेजर अगेंस्ट गवर्नमेंट है, ऐसी चीजों में। ओके, कमिंग टू रूल 5 कहता है जेलर टू कैन रिफ्यूज, जेलर जिसने उसको बंद कर रखा है वो भी रिफ्यूज कर सकता है कमीशन को कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते इफ पर्सन इज नॉट मेडिकली फिट फॉर ट्रैवलिंग और इफ सच पर्सन इज अंडर रिमांड और इन अदर केस। ओके, या फिर इफ पर्सन डेट ऑफ कन्फाइनमेंट इज एक्सपायरिंग बिफोर समन डेट, अगर उसकी जेल की टर्म खत्म ही हो रही है तो कहेगा अभी नहीं, जब ये इसकी बेल हो जाएगी रिहा हो जाएगा तभी आप ये आएगा। ओके, देन कम्स प्रिजनर शैल बी ब्रोट इन कस्टडी बिफोर कोर्ट, उसको किस में लेके आना पड़ेगा, रूल 6, द जो प्रिजनर है या जो सॉरी विटनेस है जो जेल में है, विटनेस को ही शैल बी ब्रोट in custody। Fine, so this is your rule 16A, very very important, this all I have explained how the summons are sent to the witness,
how their attendance is required, who will bear the charges, and who are the witnesses जिनको हम बुला नहीं सकते, जिनके पास खुद जाएंगे. So I hope you understood it well. Stay tuned for the next session. We are going to start with order 17, which is very very important, जिसमें direct question पूछे जाते हैं in interview or in PT exam. Okay, till then, enjoy, have a good day. Thank you.